हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग। आई एम शबनम विद यू। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज है जो केवीएस, सीटेट, पीटेट सारे एग्ज़ाम के लिए साइकोलॉजी की थ्योरीज है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनको एक साथ एक ही वीडियो में करेंगे। जैसे जीन पियाजे की थ्योरी होगी, लेव वाइगोत्स्की की सिद्धांत हो गया, कोहलर वर्ग का सिद्धांत हो गया, इन सब की थ्योरीज हम इस वीडियो में करेंगे। तो आपने मेरे चैनल को वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो इसमें ना हम जीन पियाजे के सिद्धांत का सबसे पहले जीन पियाजे का सिद्धांत देखते हैं, इसका संपूर्ण निचोड़ देखते हैं। ठीक है, कि कौन थे वो, उनकी थ्योरी क्या थी। तो जीन पियाजे को संघात्मक सिद्धांत दिया है उन्होंने। तो जीन पियाजे को जो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, इसको किसका जनक कहा गया है? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक। तो जीन पियाजे के संघात्मक सिद्धांत की हम बात करेंगे। तो जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था? 1886 में स्विट्ज़रलैंड में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि जीन पियाजे थे कहाँ के, तो वह स्विट्ज़रलैंड के थे। तो चलिए अब देखते हैं। आप चाहो तो नोट्स बना लो, क्योंकि सारी थ्योरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में आती है, उनके बारे में बात करेंगे, वो भी एक ही वीडियो में। अगर अच्छा है ना, आपको एक ही जगह पर सारा कुछ मिल जाए, देखने से और सुनने से, ऑडियो विजुअल एड अगर दोनों मिला दी जाए तो उससे आपको अच्छी तरह से याद होता है। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और भी मैंने इस चैनल पर पहले भी साइकोलॉजी की और हिस्ट्री, पॉलिटिक्स की, इंग्लिश वोकैब की बहुत सारी 200+ वीडियोस अपलोड कर दी है, वो भी ट्रिक के साथ। वो ट्रिकी वीडियोस है। अब जीन पियाजे संघात्मक सिद्धांत। पियाजे ने जो सबसे पहले सिद्धांतमिक सिद्धांत की बात करेंगे। सबसे पहले उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो थी द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, वो बुक उन्होंने लिखी थी 1923 में, 1923 में उन्होंने ये बुक लिखी थी जीन पियाजे ने सबसे पहले। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। तो इस तरह से आपने बुक का नेम लिख लेना है और इसको याद रखना है, जीन पियाजे संघात्मक सिद्धांत। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो पियाजे को संघात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं। ठीक है, संघात्मक सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। निवासी कहाँ के थे वो? स्विट्जरलैंड के। मोस्ट इम्पोर्टेंट संज्ञान का मीनिंग क्या होता है? प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिससे का मीनिंग होता है प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान जिससे वो वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है, उसको संज्ञान बोलते हैं। ठीक है, जो वातावरण के माध्यम से वो ग्रहण करता है। तो इसको आपने इस तरह से याद रखना है। आ गया संज्ञान विकास। तो ये कब शुरू होता है? शेषावस्था से जीवन पर्याप्त चलता रहता है। शेष अवस्था से लेकर जे सारी लाइफ टाइम तक चलता ही रहता है। ठीक है, अवस्था से लेकर प्रारंभ होता है और जीवन काल तक चलता ही रहता है। जीन पियाजे का सिद्धांत 4 स्तरों में वर्गीकृत, मीन्स इसको 4 स्तरों में डिवाइड किया गया है। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है संज्ञात्मक सिद्धांत, आगे इसको 4 टाइप्स में, 4 स्तर इसके क्लासिफाइड किए गए हैं, 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो चलिएगा इन भागों को देखते हैं। 4 स्तरों पर, सत्रों पर 4। ठीक है, चारों पर किया गया है इसने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, संघात्मक विकास की अवस्थाएं। तो उसने संघात्मक विकास की अवस्थाएं, पहली अवस्था क्या है? संवेदीगात्मक अवस्था, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था। ठीक है, जिसको औपचारिक संज्ञात्मक जो अवस्था है उसको अमूर्त अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, तो संवेदीगात्मक अवस्था है। अब इसको देखते हैं कि कितने ईयर से कितने ईयर तक होती है। तो ये 0 से 2 वर्ष तक होती है। तो आगे मैं इसको, आप टेंशन मत लो, आगे मैं इसको इंग्लिश में भी लिख दूंगी, क्योंकि कई बार जो डिफ़िकल्ट हमें ना हिंदी में ऐसे प्योर सी हिंदी दी हुई है, हमें डिफ़िकल्ट लगती है। आई नो, आगे मैं इसको इंग्लिश में भी लिख दूंगी,
संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, तो मूर्त संज्ञात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक जो अवस्था होती है वो 11 से 18 वर्ष। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख कर रख लो, क्योंकि ये पूछा जाएगा कि 7 जैसे 11 से 18 जो वर्ष वाली अवस्था है उसको क्या बोला जाता है, कंफ्यूज कर दिया जाएगा आपको 3-4 ऑप्शन देकर। आप वर्ष याद रख लो, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 18 और ऊपर में कौन सी अवस्था सी। ठीक है, आगे मैंने इसको इंग्लिश में लिख दिया है, डोंट वरी। सेंसर मोटर, प्री ऑपरेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशन, फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, इनको जो सॉरी सी पर मैंने वहाँ पर मूर्त लिखना था, फिर अमूर्त आनी थी, मेरे से मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर मूर्त आना था, यहाँ पर अमूर्त आना था। ठीक है, बट इंग्लिश में नाम वही लिखे हैं मैंने। तो नेक्स्ट है संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं। अब ये इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या आता है, ये जन्म से 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान जो है वो ग्रहण करता है। कौन? बच्चा। ठीक है, 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा है, संवेदी गामक अवस्था, जो मैंने इंग्लिश में नेम दिए है आपको पहले, वो लिख कर रख लो तो आपको ज़्यादा इजीली याद होगा। सेंसर मोटर बोलते हैं इसको, संवेदी गामक अवस्था को 0 से 2 वर्ष तक। तो वो वस्तुओं को स्पर्श करके, उनको सूंघ कर, है ना, ऐसे ज्ञान ग्रहण करता है। तो बच्चा इंद्रियों द्वारा ज्ञान ग्रहण करता है, परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। ठीक है, वो स्माइल देता है जिनको वो जानता होता है। जो अननोन होते हैं उनको देखकर रोने भी लग जाता है। ठीक है, अपना डर जो है हमारे प्रदर्शन करता है, अपना डर की वो डर गया है। जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा, नागिक क्रियाओं, पढ़ना, खेलना, लिखना आदि। ठीक है, ये बताई गई है कि क्या क्या करता है वो क्रियाएं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट स्टेज थी इसकी, गामक आना था, गामक क्रियाएं, पकड़ना, खेलना, लिखना आदि। ठीक है, गामक। नेक्स्ट चलिए अब इसको देखते हैं, सेकंड वाली जो अवस्था है उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, बच्चा इन इंद्रियों द्वारा ज्ञान ग्रहण करता है, जो इंद्रियां नीचे दी है। पूर्व संज्ञात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की, ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। ठीक है, जो पड़ोसी बच्चे होते हैं उनके साथ वो क्या खेलता है, खेल खेलता है। बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है। ठीक है, प्रतीकों का प्रयोग करता है, वो सिंबल्स का, उसके प्रतीकात्मक खेल खेलता है वो उसमें। ठीक है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। वो नेम भी लिख कर रख लेनी है। देखो इसमें वीडियो में आपको थ्योरीज का पूरा निचोड़ मिल रहा है, उनको डिफाइन भी कर रही हूँ मैं 1 बाय 1 कि क्या क्या होती है। नेक्स्ट है पूर्व संज्ञात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। ठीक है, वही जो हमने खिलौने की आयु, इसी आयु को कहा जाता है, खिलौने वाली आयु ना, इसी आयु को कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। इस दौरान इसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, बच्चा लैंग्वेज सीखना शुरू कर देता है 2 से 7 वर्ष में। आगे है पूर्व संज्ञात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है जो, सॉरी, इसमें वही पूर्व संज्ञात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष वाली। वस्तु स्थाद्वित का भाव जागरूक हो जाता है, निर्जीव वस्तुओं में संजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीवनवाद कहते हैं। ठीक है, प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है ना। बच्चा जो निर्जीव वस्तुएं हैं उसमें भी फील करता है कि वो संजीव है। जैसे अपनी डोल को लेकर कई बच्चे बड़े कॉन्शियस रहते हैं, जो मेरी डोल है, जो बोलती है, जो खाना खाती है ना, ऐसे। तो अनुकरणशीलता इसमें पाई जाती है। शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। ठीक है, इसमें पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में 2 से 7 वर्ष वाली में आपने इसकी जो इंग्लिश में नेम बताए हैं वो लिख कर रख लेनी है, क्योंकि कई बार हमें कन्फ्यूज़न रहती है, हिंदी में थोड़े नाम हमें डिफ़िकल्ट लगते हैं, इसलिए मैंने पहले इसको इंग्लिश में लिख दिया है। बट आप इसको वीडियो को देख लो, आपको सारा निचोड़ मिल जाएगा। ठीक है, इसमें तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मुझे और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट है मूर्त संज्ञात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष की होती है।
से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक का चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में क्या होता है, बालक चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। 7 से 10 साल की अवस्था है ये। तो ये पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष की। तो आई होप आपको मेरी फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है। अगर आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल, शेयर टू योर ऑल फ्रेंड्स। किसी का तो भला होगा, शेयरिंग इज़ केयरिंग। आपको पता है एग्ज़ाम आ रहा है, पीटेट का सीटेट का एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेज आएगी वो है अमूर्त। ठीक है, अमूर्त के बाद अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट जो अवस्था, इसमें ना इस अवस्था की खासियत बात ये होती है कि इसमें बच्चा ना महीना, ठीक है, महीने तरीके याद करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। उसको पता लग जाता है। उसको अगर हम बोले ये 1 kg है 2 kg है, वो समझने लग जाता है थोड़ा बहुत। मूर्त चिंतन का प्रारंभ होता है इसमें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था है। ठीक है, अनुपात का अंतर मीन्स उसे पता चल जाता है 11 क्या है 12 क्या है। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है तो उसको पता लग जाता है। क्रम का अंतर करना शुरू कर देता है 12 15। ठीक है, उसको पता होता है 12 कब आना है 15 कब आना है। इस तरह से गिणित का क्रम समझने लगता है। ठीक है, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था 7 से 11 साल की। तो मूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये अवस्था, और इसका साल भी। नेक्स्ट औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था है जो 11 से 18 साल की होती है। ये 11-14 वर्ष से आगे की अवस्था होती है। ठीक है, तो इस अवस्था में किशोर मूर्ति के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने के भी योग्य हो जाता है बच्चा। ठीक है, 11 से 18 साल के बीच में। इस अवस्था में ना मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। ठीक है, इसको भी याद कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है 11 से 18 वर्ष की आयु में। जीन पियाजे की जो 4 स्टेजेस थी, जो हमने स्टेजेस को डिवाइड किया था, वो अच्छे तरह से समझ आ गई है आपको। अगर आ गई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। स्कीमा, वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। स्कीमा क्या है, जो वातावरण से हम अर्जित संपूर्ण ज्ञान के संगठन को, जो वातावरण से अर्जित करते हैं संपूर्ण ज्ञान का संगठन, उसको स्कीमा कहते हैं। जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान, तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बाल केंद्रित शिक्षा की बात की है उन्होंने, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है उन्होंने। नेक्स्ट है ले वायोत्स्की सिद्धांत, जो वायोत्स्की का सिद्धांत है उसका संपूर्ण निचोड़। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर आता है चैप्टर ये। वायोत्स्की का सिद्धांत, चलिए शुरू करते हैं अब इसको। तो वायोत्स्की जो थे वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है उन्होंने, वायोत्स्की ने। तो अब शुरू करते हैं इसको। सिद्धांत, ले वायोत्स्की का जन्म 1896 को 1934 तक रहे। वो रूसी वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। मनोविज्ञान के क्षेत्र में विकास मनोविज्ञान पर उन्होंने मुख्य रूप से कार्य किया है। एक रूसी वैज्ञानिक थे वो, ये याद रखना है, उनका जन्म डेट याद रखना है। विकास मनोविज्ञान पर उन्होंने मुख्य कार्य किया है। तो थ्योरी ऑफ वायोत्स्की का सिद्धांत पढ़ते हैं। बच्चों के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। साइको कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी दी है उन्होंने, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, साइको कल्चरल डेवलपमेंट। तो समाज और संस्कृति का उनका मानना है कि बच्चों के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो चलिए अब इस थ्योरी का पूरा निचोड़ करते हैं। वायोत्स्की, हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट उनकी कोटेशन है, ये बार बार एग्जाम में आती है। किसकी कोटेशन है, ऑप्शन डालकर पूछ लिया जाता है। ठीक है, हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है, ये उनका मानना है। ये उन्होंने कोटेशन जो है ये दी हुई है, उनकी स्टेटमेंट है ये। चलो, तो वो क्या थे, रूस के वैज्ञानिक थे, लेव
सिमकोविच वायोगस्की उनका पूरा नाम था, ठीक है। ले वायोगस्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, बालकों में होने वाले सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत, मीन्स उन्होंने ये सिद्धांत दिया हुआ है। वायोगस्की के सिद्धांत के जो नाम है वो क्या क्या है? भाषा सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत, और किस नामों के जाना जाता है इसको? अधिगाम सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, JPD, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कभी कई बार एग्जाम में ऐसा ही आया, JPD सिद्धांत, मोस्ट इम्पोर्टेंट। वायोगस्की सिद्धांत का नाम है बच्चे को स्वयं सीखने देना चाहिए, जब बच्चा कार्य में असमर्थ हो जाए तब उसकी सहायता करनी चाहिए, ठीक है, ये उसका मानना है। बच्चों की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं, 2 वर्ष के बाद बच्चे की भाषा और विचार एक तरह के होने लगते हैं, भाषा और विचार भी। 2 वर्ष तक वो सोचता कुछ है और बोलता कुछ है। तो प्याजे कहते हैं कि बच्चों का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है, बायसी बच्चों का विकास समाज के द्वारा होता है, ठीक है, ये डिफरेंस है इनमें। वो कहते हैं उम्र के हिसाब से होता है, ये कहते हैं कि समाज के द्वारा होता है। तो ये डिफरेंस आपने अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ऐसा पूछा जाता है कि किसके अनुसार, है ना, हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरीज है जो बार बार एग्जाम में आती है। तो ये आपने याद कर लेना है। आप लिख कर नोट्स बना लो। साइको कल्चर डेवलपमेंट, आत्मसात करना, ठीक है, इंटरनालाइजेशन, बच्चों के द्वारा स्वयं अपने प्रयास से सीखा गया ज्ञान आत्मसातकरण कहलाता है। मैंने साथ में इंग्लिश भी लिख दी है ताकि आपको याद रहे, क्योंकि थोड़ी हिंदी डिफ़िकल्ट सी है ये मुझे, मीन्स काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है कि ये बड़े बहुत ज़्यादा मीन्स डिफ़िकल्ट से वर्ड है, कॉम्प्लिकेटेड, तो आपने इंग्लिश लिख देनी है। सहारा, स्कैफोल्डिंग, बच्चों के विकास में बड़ों के द्वारा दिया गया सहयोग अस्थायी सुधार कहलाता है, ठीक है, अस्थायी सुधार इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पूछ लिया जाता है। देखो बच्चों की हेल्प कर रहे हैं ना ये पढ़ाने में, उनके पापा मम्मी। फ्रेंड्स देखो इसमें हमने कितनी सारी थ्योरीज का निचोड़ किया है, ठीक है। पहले हमने किया जीन पियाजे की, अब हमने की बायोस्की की कर गए हैं, नेक्स्ट हम करेंगे कोहलेवर्ग की, ठीक है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, मुझे इनिशिएट करना है। नेक्स्ट है जोन ऑफ प्रोमैक्सिकल डेवलपमेंट, ठीक है, ZPD जिसको बोलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, बड़ों के संयोग से विकसित होने वाला ZPD कहलाता है, ठीक है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं इसको, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है, बड़ों के संयोग से विकसित होने वाला ZPD कहलाता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं इसको। तो चलिए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसके क्षेत्र क्या क्या है? जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी व्यस्त व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है, ठीक है, समस्या के समाधान के लिए किसी व्यस्त व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है, ठीक है, तो वह प्रक्रिया सहारा देना कहलाता है, और इस प्रक्रिया को समीपस्थम विकास का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। इस क्रिया को जो है वो इसको विकास का क्षेत्र कहा जाता है जब वो किसी की हेल्प लेता है, ठीक है, काम करने के लिए, मतलब जब कार्य करता है उसको सहारा देना कहते हैं, बट इस प्रक्रिया को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आता है, ध्यान दे कि जीन पियाजे का सिद्धांत जो है निर्मितवाद है, जबकि वायोगस्की का सिद्धांत जो है सामाजिक निर्मितवाद है, ठीक है, सामाजिक निर्मितवाद है, ये भी आपने नोट कर लेना है। तो चलिए आगे चलते हैं अपनी स्लाइड की ओर, क्योंकि उसने सामाजिक की बात की है ना। सामाजिक विकास सिद्धांत की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, वायोगस्की के अनुसार सीखने में शिक्षक के अलावा सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है।
संस्कृति संज्ञात्मक विकास को दिशा देती है। ज्ञान भी सामाजिक संदर्भ में होता है। विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, विकास को कहते हैं कि सामाजिक संदर्भ से जो है अलग नहीं किया जा सकता। जो कोहलबर्ग है उसके नैतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो वह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। नैतिक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया, नैतिक अवस्था सिद्धांत दिया। अब हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कोहलबर्ग, ठीक है, तो उनके नैतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे उन्होंने सर्वप्रथम नैतिक विकास सिद्धांत 1969 में दिया था। इसके बाद इसमें 1981 व 1984 में संशोधन किया गया। ठीक है, 1969 में दिया था उन्होंने, तो उसके बाद इसमें 1981 और 84 में इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, कोहलबर्ग के लॉरेंस कोहलबर्ग उनका फुल नेम था। तो उन्होंने जो सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, तो आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, जहाँ इसको लिख कर रख लेना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि कब कब इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, नैतिक व्यवहार जन्मदाता नहीं होता है, बल्कि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। ये उनका कहना है। लॉरेंस कोहलबर्ग का जन्म 1927 में हुआ था। 1928 तक के नैतिक तो 1987 के नैतिक विकास के 6 चरण है। ठीक है, उसमें पाया गया है ये चरण सार्वभौमिक होते हैं। ठीक है, उन्होंने जो नैतिक विकास के जो वो दिए 6 चरण दिए हैं, अब हम उनको डिस्कस करेंगे, क्या क्या है उनके बारे में अच्छे से डिफाइन करेंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे, उनकी थ्योरी को कि क्या है। 6 चरण मीन्स 6 वो है, इसके लेवल है, 6 पार्ट्स हैं इसके, 6 चरण है। चलो ये देखते हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, प्री कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, इसको साथ में मैंने हिंदी दी है, इधर मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है ताकि आप इजीली याद कर सको। पूर्व परंपरागत अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज 4 से 10 वर्ष तक होती है ये। ठीक है, और परंपरागत अवस्था कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 वर्ष तक होती है। उत्तर परंपरागत अवस्था पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 13 वर्ष से अधिक, जो 13 वर्ष से ऊपर के आयु है उसको बोला जाता है ये। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज 4 से 10 वर्ष, परंपरागत अवस्था 10 से 13 वर्ष, और 13 वर्ष के ऊपर है जो वो उत्तर परंपरागत अवस्था पोस्ट कन्वेंशनल स्टेट बोलते हैं उसको। कन्वेंशनल स्टेट बोल रही हूँ, स्टेज बोलते हैं। तो कोहलबर्ग ने बच्चों के साथ 20 साल तक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग करने के बाद ही बताया कि नैतिक विकास के जो 6 चरण हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, उसमें कहा गया कि 6 चरण साक्षात्कार का प्रयोग करने के बाद बताया कि नैतिक विकास के 6 चरण हैं जिनको आसानी से पहचाना जा सकता है। तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, इन 6 चरणों में से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्ण चरण से अधिक परिपूर्ण होते हैं। ठीक है, 6 चरणों में से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्ण चरण से अधिक परिपूर्ण होते हैं। तो अब हम डिफाइन करेंगे एक एक करके। तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, बालकों में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहलबर्ग में अपने अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि बालकों में नैतिक या चरित्र के विकास के कुछ निश्चित अवस्थाएं पाई जाती हैं। ये अवस्थाएं हमने बता दी है कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। ठीक है, तो आपने ईयर याद रखने हैं और अवस्था का नाम याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कन्वेंशनल स्टेज पूछ लिया जा सकता है कि किस वर्ष से किस वर्ष तक की आयु को बोला जाता है। ठीक है, कोहलबर्ग के अनुसार। तो नैतिक विकास का अर्थ, नैतिक व्यवहार जन्मदाता नहीं होता है, इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जा सकता है। सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आसपास पड़ोस तथा स्कूल में नैतिक विकास जो है वो होता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से आसपास पड़ोस तथा स्कूल में क्या होता है, नैतिक विकास होता है।
नैतिक विकास का अर्थ, जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है ना ही अनैतिक होता है, बल्कि वह अच्छा व बुरा का आचरण समाज से सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूर्व नैतिक अवस्था, इसके आगे 2 पार्ट किए हुए हैं। इसे बाल अवस्था के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, आज्ञा व दंड की अवस्था, अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। ठीक है। इसके 2 पार्ट किए गए पूर्व नैतिक अवस्था के। आपने इंग्लिश में इसका नेम देख लेना है जो पहले दिया था मैंने। आज्ञा एवं दंड की अवस्था, कम आयु व परिपक्व होने के कारण बच्चा डरता है कि काम ना किए जाने पर दंड से बचने के लिए, ठीक है, ना किया जाए दंड से बचने के, कि काम किया जाए या ना किया जाए, बच्चा डरता है दंड के डर से। परिवार के सदस्य बच्चों को कार्य करने का आदेश देते हैं। इस कार्य को ना किया जाए तो बच्चे दंडित करते हैं। ठीक है। बच्चे अगर काम नहीं करते तो उनको दंडित करते हैं। ठीक है। इस अवस्था में तो इसे आज्ञा व दंड की अवस्था कहा गया है। इसके 2 पार्ट बनाए गए हैं। ठीक है। आगे कि बच्चा डरता है। तो अहंकार की अवस्था, ठीक है, स्टेज ऑफ ईगो। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वह परिपक्व होता है। यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है, तो जैसे भूख लगने पर चुचरा खाना खा लेना, तो ये क्रियाएं अहंकार की अवस्था में आएगी। ठीक है। स्टेज ऑफ ईगो, ठीक है, जैसे झूठ बोलने लगता है, हाँ मैंने खाना खा लिया, ऐसे चुरचुरा करके खाने लगता है। परंपरागत नैतिक अवस्था 10 से 13 वर्ष की, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। ठीक है। इसको भी इसमें के भी आगे 2 सब पार्ट हैं। सामाजिक अवस्था के प्रति सम्मान की भावना, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, बच्चा क्या करता है, ये भी आगे 2 सब पार्ट है ना, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर। इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वो दूसरे लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है। जैसे हम बच्चे को बोलते हैं वेरी गुड, आपने ये काम अच्छा किया। दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चों से विशेष उपेक्षाएं करने लगते हैं, तो समाज से उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है। ठीक है। उपेक्षाएं करने लगते हैं, जी हमारा बच्चा ये करे वो करे। ठीक है। इसमें बच्चा क्या करता है, दूसरों से प्रशंसा करने के लिए करता है कि दूसरे उसकी प्रशंसा करें। परंपरागत नैतिक स्तर 10 से 13 वर्ष तक। तो चलिए आगे देखते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो विशेष अपेक्षाएं करने लगते हैं, तो समाज उन्हें तो समाज से उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, प्रशंसा की सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। ठीक है। नैतिक विकास की उपअवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोहल वर्ग के अनुसार समाज के ज़्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाती है, विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाती है। तो चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, ठीक है, इसको माना जाता है। बालक समाज को केवल नेक्स्ट है उत्तर परंपरागत अवस्था, समाज के साथ संबंध। कोई भी बालक इस अवस्था में सम्मान के प्रति ठीक है, उत्तर परंपरागत अवस्था आ गई है आगे हमारी। सॉरी गाइस, स्लाइड का थोड़ी सी वो हो गई है। तो समाज के संबंध, ठीक है, के साथ संबंध। कोई भी बालक इस अवस्था में समाज के सम्मान के प्रति अच्छा कार्य करता है, वो नहीं चाहता कि समाज के साथ उसका समझौता टूटे, समाज के साथ। ठीक है। जैसे बच्चे का 13 प्लस से, ठीक है, इसको बोला जाता है पोस्ट कन्वेंशनल अवस्था। 13 वर्ष से ऊपर की आयु को, 13 वर्ष और 13 वर्ष से ऊपर की। ठीक है। सार्वभौमिक संबंध, इस अवस्था में बालक विवेक का प्रयोग करता है, इसी में है ये, इसी के 2 पार्ट, इसी का पार्ट है, और कुछ नियम अपने आप से बनाता है। वह ये सोचता है कि समाज में क्या अच्छा है और क्या खराब। इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हमने 3 थ्योरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट को कवर किया है।
अगर आपको फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और भी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर टू योर और फ्रेंड्स। आपकी सब्सक्राइब भी मुझे और इनिशिएट करेंगे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।